निफ्टी और सेंसेक्स गिरा, लेकिन छोटी कंपनियों ने मोर्चा संभाला। उसके बाद भी आरबीआई क्यों अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में बोल रहा है कि करंट स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है और लगातार क्यों एफआई सेलिंग्स पे सेलिंग किए जा रहे हैं। और लास्ट वीक में क्या अपडेट्स हुआ, कुछ कंपनी स्पेसिफिक और इंडस्ट्री वाइज में जानेंगे सारा कुछ आज के इस वीकली मार्केट अपडेट वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कमलेश्वर, आप देख रहे हैं गुल्लक फाइनेंस। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स 84,058 पॉइंट से गिर के 83,432.7% से डाउनफॉल हुआ है लास्ट वीक में। और वहीं पे निफ्टी 50 भी 25,637 से गिर के 25,461, ये भी 0.7% से गिरा है। लेकिन जो बीएसई सेंसेक्स ने अपना लो पॉइंट बनाया था 7 अप्रैल 2025 को 73,137 से, वहां से अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपको पता चलेगा, अगर आप लास्ट 2-3 महीना का देखें तो बीएसई सेंसेक्स अपवर्ड मूवमेंट में है। वहीं पे अगर निफ्टी मिड कैप 150 का बात करें तो वो 21,840 से बढ़ के 21,973.6% से बढ़ा है लास्ट वीक। और निफ्टी स्मॉल कैप 250 17,642 से बढ़ के 17,762 यानी 0.7% से बढ़ा है। आइए आप देखते हैं कि सेक्टर वाइज कौन सा सेक्टर्स किस तरह से परफॉर्म किया लास्ट वीक। तो अगर लास्ट वीक की बात करें तो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स ये 2.8% का रैली दिया है और निफ्टी फार्मा 2.1% के साथ में। उसके साथ में निफ्टी पीएसयू 2% के साथ में कमबैक किया। बट इसके साथ में कुछ सेक्टर्स हैं जो एकदम भी परफॉर्म नहीं किया और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 1.7% का डाउनफॉल हुआ और निफ्टी बैंक 0.7% के साथ में। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग हैं, वो शिफ्ट हो रहे हैं डिफेंसिव और ज्यादा सेफ्टी सेक्टर्स की तरफ में। आइए अब बात करते हैं कि क्यों एफआईज सेलिंग कर रहा है। एफआईज लगातार 5 दिन में मंडे टू फ्राइडे सेल कर रहा है और पिछला 5 दिन का अगर देखा जाए तो 6,605.27 करोड़ का सेल किया टोटल एफआईज ने। आइए देखते हैं अब कि क्या चेंजेस हुआ लास्ट वीक इकोनॉमी और कुछ कंपनी स्पेसिफिक में। तो सबसे पहला है जीएसटी कलेक्शन रिपोर्ट आया जून 2025 का, जो 1.85 लाख करोड़ है। लास्ट ईयर जून 2024 से ये 6.2% ज्यादा है, लेकिन अगर पिछला 4 महीने से अगर कंपेयर करें तो ये सबसे कम है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा जून 2025 का, ये 58.4 है, जो अप्रैल 2024 के बाद सबसे ज्यादा है। पीएमआई डेटा ये बताता है कि अगर ये 50 से ऊपर है तो दैट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स अच्छा करने वाला है, आगे का फ्यूचर आउटलुक अच्छा है। और अगर 50 से कम है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स खराब करने वाला, वहाँ पे ज़्यादा डिमांड्स नहीं आ रहा है। अगर 58.4 है दैट मीन्स डिमांड आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और वो ज़्यादातर फॉरेन डिमांड है, उसमें स्पेशली यूएस से ज़्यादा है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ कंपनी स्पेसिफिक। जो सबसे पहला है कोल इंडिया का प्रोडक्शन लेवल कम हो गया है 8.5% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लास्ट मंथ जून 2025 में 57.8 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया कोल का, वहीं जून 2024 में 63.1 मिलियन टन का प्रोडक्शन किया था। ये जनरली मानसून में प्रोडक्शन लेवल कम हो जाता है, बट कंपनी ने ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजंस नहीं दिया कि जून 2025 में क्यों इसका कोल प्रोडक्शन कम हुआ। नेक्स्ट दूसरा न्यूज है एशियन पेंट और ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड का। आपको पता है कि एशियन पेंट इंडस्ट्री में मार्केट लीडर है। ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड जो आदित्य बिरला ग्रुप का एक फ्लैगशिप कंपनी है, उसने रिसेंटली पेंट मार्केट में इंटर लिया है बिरला ओपस के नाम से। तो बिरला ओपस का कहना है सीसीआई को, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, कि एशियन पेंट अपने जो डोमिनेंट पोजीशन है उसका एब्यूसिव यूज कर रहा है। वो डीलर्स को बोल रहा है कि अगर आप बिरला ओपस को पेंट रखते हो तो हम आपका जो क्रेडिट लिमिट है, इंसेंटिव्स है या फिर कस्टमर लीड्स है वो कम कर देंगे। और उसके साथ साथ वो अपने सारे डीलर्स जो सीएनएफ एजेंट्स है उसको भी बोल रहा है कि वो धीरे धीरे बिरला ओपस के साथ में कनेक्शंस कम करना है। इसी चीज को लेकर के बिरला ओपस ने सीसीआई को ये कंप्लेन किया और सीसीआई फिर उस एशियन पेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। आगे देखते हैं कि क्या होता है इस इन्वेस्टिगेशन में। नेक्स्ट अपडेट है अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेस लिमिटेड से। अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेस लिमिटेड के बोर्ड और इसके सब्सिडरी ने अप्रूवल दे दिया है जो इसका फार्मा और डिजिटल हेल्थ का बिजनेस है उसका डीमर्जर्स के लिए। अब जो न्यू कंपनी बनेगी उसमें जो अपोलो हॉस्पिटल्स के ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं, अगर कोई 100 शेयर्स को होल्ड किया हुआ तो उसको मिलेगा 195.2 शेयर्स। और ये एक्सपेक्टेड है कि अगला 18 से 21 मंथ में वो जो न्यू कंपनी है वो लिस्टेड हो जाएगी। आइए अब देखते हैं कि क्यों आखिर आरबीआई ने अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में बोला कि करंट स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है और आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। अब आइए इसको डिटेल्स में समझते हैं उसी का रिपोर्ट के थ्रू। अब आइए देखते हैं कि आरबीआई अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट का इक्विटी वैल्यूएशन सेक्शन में क्या बोलता है। ये पहला चार्ट है निफ्टी इंडिसेस वैल्यूएशंस का, जो फॉरवर्ड पी के बेसिस पे लिया है। और ये कब से कब का है, सितंबर 2024 पीक वर्सेस जून 2025। बेसिकली ये 10 जून 2025 का डेटा के साथ में कंपेयर किया। अब इसमें समझिए ये जो ग्रीन वाला पार्ट है वो एवरेज बता रहा है, ये अपवर्ड ट्रायंगल वाला सितंबर 2024 का डेटा है और ये रेड सर्कल में 10 जून 2025 का डेटा है। अगर आप निफ्टी 50 को देखें तो निफ्टी 50 में जो सितंबर का पीक था और 10 जून 2025 का जो है वो ऑलमोस्ट वैल्यूएशन सेम आ गया है। अगर निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी देखिए तो यहाँ भी ऑलमोस्ट आपका सेम आ गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए निफ्टी मिड कैप 100 में यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप है।
मतलब निफ्टी मिड कैप जो कंपनी है उसमें अभी भी रिकवरी का चांसेस अच्छा खासा है, बट निफ्टी स्मॉल कैप 250 में यहाँ रिकवरी का चांस है लेकिन थोड़ा सा है क्योंकि ऑलरेडी ये मैकअप कर लिया है। और निफ्टी 500 ये भी ऑलमोस्ट सेम हो गया है। और अगर निफ्टी बैंक का देखते हैं तो निफ्टी बैंक में जून 2025 का यही ऊपर चला गया है, क्योंकि पिछला कुछ दिनों में अगर आप देखें तो बैंक का जो रिटर्न आया है वो थोड़ा बेटर है क्योंकि इसका अर्निंग ग्रोथ थोड़ा सा बेटर है। अब ये वैल्यूएशन किसके बेसिस पे ये लिया है, फॉरवर्ड पी के बेसिस पे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पी क्या होता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब करंट स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग ग्रोथ, अर्निंग मतलब प्रॉफिट्स। लेकिन ये लिया फॉरवर्ड पी पे, तो फॉरवर्ड पी का फॉर्मूला होता है कि करंट स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय जो फॉरवर्ड अर्निंग है अगले 12 महीना। तो अगले 12 महीना का अर्निंग तो आज हमको पता नहीं, तो ये किस बेसिस पे लेते हैं, इसको एस्टिमेट निकालते हैं कि आज का अर्निंग अगर इतना है तो अगले 12 महीना में किस तरह से ये ग्रोथ होगा और उसका फिर कितना अर्निंग होगा, उसके बेसिस पे ये फॉरवर्ड पी निकालते हैं, उसी का बेसिस पे ये दिखाया है। अब जो दूसरा चार्ट है ये काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें अगर आप देखें तो ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये दिखा रहा है कि एस्टिमेटेड ग्रोथ कितना हुआ कंपनी का, और ये जो रेड वाला पार्ट है ये बता रहा है कि रिक्वायर्ड ग्रोथ रिटर्न टू हिस्टोरिकल मल्टीपल्स। ये बेसिकली चार्ट ये बता रहा है कि ये जो करंट वैल्यूएशन है उसको मीट करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए कितना अर्निंग ग्रोथ का रिक्वायरमेंट है। तो अगर निफ्टी 50 में देखें तो निफ्टी 50 का कंपनी का जो अर्निंग ग्रोथ आएगा वो आएगा 10.4% का रेट से, लेकिन जो करंट वैल्यूएशन है उसको मीट करने के लिए चाहिए 14.4 का अर्निंग ग्रोथ, यानी यहाँ पे गैप है 4% का। दूसरा, अगर आप निफ्टी मिड कैप में देखें तो जो ये निफ्टी मिड कैप की कंपनीज है वो ग्रो करने वाली है 17.4% से, लेकिन जो करंट वैल्यूएशन है अभी मार्केट का उसको मीट करने के लिए चाहिए 28% का ग्रोथ रेट। यहाँ पे ह्यूज गैप है। निफ्टी 50 का जो कंपनीज है उसमें तो फिर भी 4 पॉइंट का ही डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे उससे ज्यादा का और इससे भी ज्यादा का डिफरेंस है स्मॉल कैप में। अगर निफ्टी स्मॉल कैप 100 का देखें तो यहाँ पे 16.9% से जो स्मॉल कैप कंपनियां हैं वो ग्रो करने वाली है, लेकिन जो करंट वैल्यूएशन है उसके लिए मोर देन 30% का ग्रोथ रेट चाहिए। सेम उसी तरह अगर आप निफ्टी 500 यानी टॉप 500 कंपनीज का देखें तो वहां भी एक जो रिक्वायर्ड रिटर्न ग्रोथ चाहिए और जो रिटर्न एक्चुअली में दे रहा है, जो ग्रोथ एक्चुअली कंपनी कर रहा है अर्निंग में, उसमें अच्छा खासा यहाँ भी गैप है। अब आइए इसमें नेक्स्ट चार्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट चार्ट में दिखाया है कि जो ईयरली अर्निंग है कंपनीज का वो किस तरह से प्रोजेक्शन है। अगर आपको याद होगा तो स्टॉक मार्केट पीक बनाया था अपना सितंबर 2024 में, वहां पे अर्निंग इसका बढ़ा था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसका अर्निंग भी जो ग्रोथ है वो घटता चला गया। उसके बाद होते हुए अभी यहाँ पे स्टेगनेंट हो गया है। हम लोग ये काफी दिन से बात कर रहे हैं कि पिछला कुछ क्वार्टर से जो अर्निंग है कंपनीज का वो उतना बेटर नहीं है, अर्निंग ग्रोथ उतना नहीं दे रही, लेकिन आगे का उम्मीद है कि अगर आगे का इस तरह से अगर अर्निंग ग्रोथ रहा तो जो करंट वैल्यूएशन है उसको जस्टिफाई नहीं करती, लेकिन अगर कंपनियां अच्छी ग्रोथ देती है इन फ्यूचर्स तो फिर ये वैल्यूएशन जो है, जो गैप है उसको मीटअप कर लेगी। इसीलिए आरबीआई ने बोला कि करंट स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करें या फिर लमसम अमाउंट डाल रहे हैं तो आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए, थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं फिर तो आपको अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग्स या फिर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, रिसर्च एनालिस्ट के अकॉर्डिंग्स है वो उसके थ्रू आपको जाना चाहिए। बाकी आप हमें कमेंट में बताएं कि आपको क्या लगता है कि करंट स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।